हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हेलो सर। तो आज की इस ऑफलाइन क्लास में हम लोग कौन सा नया टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोनम। हम शुरू करेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत 1950 में आया था। 1950? अच्छा। अच्छा। हाँ, और देखो, ये व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। इसमें मनोविज्ञान के 8 इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं और ये रीट परीक्षा के लिए एकदम स्पेशल मास्टर क्लास है आज। रीड के लिए? ओके, मतलब काफी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पर सर, ये एरिक्सन थे कौन? थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल। एरिक्सन एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने विकास को एक सामाजिक दृष्टि से देखा। मतलब हमारा मन और समाज मिलकर कैसे विकास करते हैं। इन्होंने दरअसल फ्रॉइड के सिद्धांत को ही पूरी लाइफ के लिए आगे बढ़ाया था। हाँ। उनका कहना था कि विकास हमारे सामाजिक अनुभवों से होता है। अच्छा सर, एक डाउट है मेरा यहाँ। फ्रॉइड के सिद्धांत से ये अलग कैसे हुआ फिर? और ये जो आप कह रहे हैं सामाजिक अनुभव, उनका हमारे मन पर कैसे असर पड़ता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा तुमने। देखो, फ्रॉइड का जो अध्ययन था ना, वो मुख्य रूप से बचपन तक ही सीमित था। उनको लगता था बचपन में ही सब बन जाता है। हाँ, फ्रॉइड तो चाइल्डहुड तक ही मानते थे। राइट। जबकि एरिक्सन ने बताया कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने समाज के संपर्क में रहकर लगातार सीखता है और विकास करता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओह, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है। हाँ, समझ गई सर। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने से पहले इसके 2 मेन आधार हैं, वो समझना जरूरी है। पहला है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल और दूसरा है क्राइसिस यानी संकट। एपिजेनेटिक और क्राइसिस, ये थोड़े नए वर्ड लग रहे हैं। हाँ, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। एपिजेनेटिक का मतलब होता है विकास का क्रमबद्ध होना, यानी एक फिक्स सीक्वेंस। हर नया चरण पिछले चरण पर आधारित होता है और आप कोई भी स्टेज छोड़ नहीं सकते। मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा सब कुछ? एकदम सही। और दूसरा वर्ड था क्राइसिस। इसका अर्थ है कि हर चरण में एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष या संकट होता है। अगर इंसान इसका सकारात्मक समाधान कर लेता है ना, तो उसे एक नया वर्चू या गुण मिलता है। एक मिनट सर, अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेज का सकारात्मक समाधान नहीं कर पाता है, तो क्या वो अगले चरण में नहीं जा सकता? देखो सोनम, उम्र के साथ इंसान अगले चरण में तो चला ही जाता है। समय थोड़ी किसी के लिए रुकता है। लेकिन अगर पिछला संकट हल नहीं हुआ, तो उसके नकारात्मक प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी में हमेशा के लिए रह जाते हैं। अच्छा, मतलब वो स्पेशल गुण या वर्चू उसे नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अब हम इसके शुरुआती चरणों की बात करते हैं। पहली स्टेज है शिशु अवस्था, जो 0 से 1 वर्ष तक होती है। इसे कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट बनाम अविश्वास। इस उम्र में बच्चे में ट्रस्ट कैसे आएगा सर? जब बच्चे की जरूरतें पूरी होती हैं, उसे प्यार मिलता है, तो उसमें एक विश्वास बनता है। और यहाँ जो गुण उसे प्राप्त होता है वो है होप, यानी आशा। ओके, आशा। और दूसरी स्टेज? दूसरी स्टेज 1 से 3 वर्ष तक होती है। स्वायत्तता बनाम शर्म या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसमें बच्चा थोड़ी आज़ादी चाहता है। वो कहता है मैं खुद करूंगा ये काम। हाँ, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि मैं खुद खाना खाऊंगा। एकदम वही। अगर उसे आज़ादी मिले तो उसमें विल यानी इच्छा शक्ति का गुण आता है। उसके बाद आती है स्टेज 3, जो 3 से 6 वर्ष तक है। इसे पहल बनाम अपराध बोध यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। इसमें क्या नया होता है सर? इसमें बच्चा नए काम शुरू करता है, खेलता है, पर अगर उसे हर बात पर डांटा जाए तो उसमें अपराध बोध या गिल्ट आ जाता है। यहाँ सकारात्मक रहने पर पर्पस या उद्देश्य का गुण मिलता है। अच्छा, और स्टेज 4? स्टेज 4 होती है 6 से 12 वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये स्कूल जाने की उम्र है जहाँ किताबी ज्ञान और मेहनत से क्षमता यानी कॉम्पिटेंस आती है। सर, मुझे स्टेज 3 और 4 के बीच का डिफरेंस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। खेलने की उम्र से स्कूल की उम्र में जाने पर बच्चे की मेंटालिटी चेंज कैसे होती है? देखो, स्टेज 3 में बच्चा घर पर अपनी मर्जी से काम शुरू करता है, उसकी आज़ादी होती है। पर जब वो स्कूल जाता है स्टेज 4 में, तो वहाँ रूल्स होते हैं। हाँ, डिसिप्लिन और पढ़ाई करनी पड़ती है वहाँ। राइट। घर की वो पहल अब स्कूल की मेहनत या परिश्रम में बदल जाती है। और इसी मेहनत से जब वो नए टास्क पूरे करता है, तो उसमें
कॉम्पिटेंस यानी क्षमता का विकास होता है। अच्छा, अब समझ आ गया मुझे। अब आती है स्टेज 5। इसे ध्यान से सुनना। ये 12 से 18 वर्ष की उम्र है, यानी किशोरावस्था। संकट है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ ईगो आइडेंटिटी बनती है। टीनेजर खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? ये उम्र फ्यूचर, करियर और सोसाइटी में अपनी जगह ढूंढने की होती है। सफलता मिली तो आइडेंटिटी बनती है, वरना भ्रम या कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और यहाँ कौन सा गुण मिलता है सर? यहाँ मिलता है फिडेलिटी यानी निष्ठा या वफादारी। और याद रखना, रीट एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसे मार्क कर लो। सर, मैं एक बात पूछना चाहती थी। रीट एग्जाम के लिए खास तौर पर इसी स्टेज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? सोचो सोनम, रीट पास करके जब तुम टीचर बनोगी तो तुम सबसे ज्यादा किस उम्र के बच्चों को पढ़ाओगी? मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को, जो टीनेजर्स होते हैं। बिल्कुल। और वो बच्चे उस वक्त अपनी पहचान ही तो खोज रहे होते हैं। इसीलिए एक टीचर को ये स्टेज समझना सबसे जरूरी है, ताकि वो उन्हें सही गाइड कर सकें। हाँ सर, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब स्टेज 6 कौन सी है? स्टेज 6 है यंग अडल्ट की। इसे अंतरंगता बनाम अलगाव यानी इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन कहते हैं। इस उम्र में लोग गहरे रिश्ते बनाते हैं और जो गुण मिलता है वो है लव या प्यार। ओके। और स्टेज 7? स्टेज 7 अडल्टहुड है। उत्पादकता बनाम ठहराव, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ इंसान अपने समाज और परिवार के लिए योगदान देता है, और यहाँ मिलने वाला गुण है केयर यानी देखभाल। समाज और परिवार के लिए योगदान। अच्छा सर, आखिरी स्टेज क्या है? आखिरी स्टेज 8 ओल्ड एज की है। अखंडता बनाम निराशा, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मोड़कर देखता है। अगर संतोष मिला तो विजडम यानी बुद्धिमत्ता आती है, वरना सिर्फ पछतावा या निराशा होती है। सर, एक छोटा सा डाउट है। ये स्टेज 7 और 8 आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब समाज के लिए किया गया काम बुढ़ापे की बुद्धिमत्ता से कैसे लिंक होता है? बहुत गहरा कनेक्शन है। जब एक व्यक्ति अपनी जवानी में यानी स्टेज 7 में अपने परिवार और समाज का पोषण करता है, केयर करता है ना, हाँ, तब वो उत्पादक रहता है। राइट। तभी तो बुढ़ापे में यानी स्टेज 8 में उसे जिंदगी को देखकर संतोष मिलता है कि उसने कुछ सार्थक किया, और यही संतोष उसमें अखंडता और बुद्धिमत्ता लाता है। वाह सर, ये थियरी तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। अब हम फ्रॉइड और एरिक्सन की थोड़ी तुलना कर लेते हैं टेबल के फॉर्मेट में। फ्रॉइड का सिद्धांत मनोयौन या साइकोसेक्सुअल था, और वो सिर्फ 55 तक चलता था। इसकी ट्रिक है फ्रॉइड इक्वल टू बॉडी। फ्रॉइड इक्वल टू बॉडी, ओके, याद रहेगा। और एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक या साइकोसोशल है। ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। इसकी ट्रिक है एरिक्सन इक्वल टू सोसाइटी। एरिक्सन इक्वल टू सोसाइटी। अच्छा सर, इस थियरी का एजुकेशन में मतलब क्लास में कैसे यूज करेंगे हम? इसका उपयोग होता है बच्चों के बिहेवियर और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में, उनकी एज के हिसाब से एजुकेशन देने में, मोटिवेशन बढ़ाने में। एक टीचर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकता है इससे। सर, एक टीचर क्लास में सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक्चुअल में कैसे बनाएगा इस थियरी का यूज करके? देखो, अगर टीचर को पता है कि हर उम्र के बच्चे का एक अलग कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस होता है, जैसे किशोरों का आइडेंटिटी क्राइसिस, तो जब बच्चा थोड़ा रेबेलियस होगा, टीचर उसे डांटने के बजाय सही मार्गदर्शन देगा। यही सकारात्मक वातावरण है। हाँ, उसे प्रॉब्लम चाइल्ड बोलने के बजाय उसको समझेगा। बिल्कुल सही। अब टाइम है 1 पेज क्विक रिवीजन और सुपर ट्रिक्स का, जिससे परीक्षा में कुछ गलत ना हो। यस सर, मैं इसका ही वेट कर रही थी। तो रिवीजन करते हैं। एरिक्सन 1950, साइकोसोशल यानी मन प्लस समाज, एपिजेनेटिक यानी क्रमबद्ध, टोटल 8 स्टेजेस, और ईगो आइडेंटिटी यानी किशोरावस्था का संकट, मैं कौन हूँ। नोट कर लिया सर। अब शॉर्ट ट्रिक्स बता दीजिए। 8 स्टेजेस याद रखने की हिंदी ट्रिक है विस्वा पपा पर प अनु अक। मैं रिपीट करती हूँ, विस्वा पपा पर प अनु अक। विश्व पार पार अनुपक। ये तो इजी है। और इनके वर्च्यूज या गुण याद रखने के लिए इंग्लिश शॉर्ट ट्रिक लिखो। होप विल गिव पर्पस, कॉम्पिटेंट फ्रेंड्स, लव केयरिंग विजडम। होप विल गिव पर्पस, कॉम्पिटेंट फ्रेंड्स, लव केयरिंग विजडम। वाह सर, इन ट्रिक से तो आप कुछ नहीं भूलेगा। सर, एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि मैं अपनी मेमोरी चेक कर सकूं? बिल्कुल। पीडीएफ में जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए मैं वो पूछता हूँ, तुम आंसर करना।
पहला सवाल, एरिक्सन का सिद्धांत किस पर आधारित है? सर, इसका आंसर है सामाजिक विकास पर। सही जवाब। क्वेश्चन 2, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? इसका मतलब है कि विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। परफेक्ट। क्वेश्चन 3, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन किस स्टेज में आता है? ये तो रीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आती है किशोरावस्था में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 4, एरिक्सन के अनुसार कुल कितने स्टेजेस हैं? कुल 8 स्टेजेस हैं सर। और आखिरी क्वेश्चन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस उम्र में होता है? ये सबसे पहली स्टेज है, तो 0 से 1 वर्ष की उम्र में। शाबाश सोनम, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्लास के फाइनल पार्ट में आते हैं, जहां हम इसका निष्कर्ष और आलोचना देखेंगे। आलोचना भी होती है इसकी? हाँ, निष्कर्ष तो ये है कि विकास जीवन भर चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, पर अगर लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस सिद्धांत के पास ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या साइंटिफिक प्रूफ कम है। ओह, साइंटिफिक प्रूफ कम है। हाँ, और दूसरा ये कि ये हर कल्चर और हर एक इंसान पर पूरी तरह समान रूप से लागू नहीं होता है। सबकी सिचुएशंस अलग होती है ना। सर, अगर इसमें वैज्ञानिक प्रमाण कम है तो फिर पूरी दुनिया के शिक्षक और साइकोलॉजिस्ट इसको इतना मानते क्यों हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन और गहरा सवाल है सोनम। देखो, मानव जीवन को ना आप केवल विज्ञान के स्ट्रिक्ट फॉर्मूलाज में नहीं बांध सकते। साइंस अपनी जगह है, पर इंसानी रिश्तों की सच्चाई अलग होती है। हाँ, फीलिंग्स को लैब में थोड़ी टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एरिक्सन ने जीवन की सच्चाई और हमारे सामाजिक रिश्तों की जो गहराई दिखाई है, वो हर व्यक्ति अपने और अपने आसपास के लोगों में नेचुरली महसूस कर सकता है। आप सभी क्लास के बाद अपने खुद के लाइफ स्टेजेस का अवलोकन जरूर करना। हाँ सर, मैं आज ही अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करूंगी। थैंक यू सो मच सर इस डीप लेक्चर के लिए। बोलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।